साल 2006 सपनों का शहर मुंबई एक अजीब से खौफ के साये में था। एक ऐसा सीरियल किलर जो रात के अंधेरे में बेघर और लाचार लोगों को अपना निशाना बना रहा था। तो चलिए आज इसी अनसुलझे केस की परतें खोलते हैं। सोचिए जरा, ये वो वक्त था जब मुंबई की मशहूर नाइट लाइफ पर डर का ताला सा लग गया था। एक अनजान कातिल सड़कों पर घूम रहा था और उसका तरीका, वो बेहद बेरहमी से अपने शिकार को मारता था और फिर उनके साथ यौन दुर्व्यवहार भी करता था। तो इस पूरे खौफनाक सिलसिले की शुरुआत होती है एक ऐसी मौत से जिसे पहले तो किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं। तारीख थी 5 अक्टूबर 2006। मरीन लाइन्स रेलवे स्टेशन के पास एक लाश मिली। पुलिस को लगा कि यह कोई आम मामला है, शायद भिखारियों का आपसी झगड़ा होगा, और बस फाइल बंद कर दी गई। बाद में पता चला कि वो शख्स 32 साल का एक टैक्सी ड्राइवर था, विजय गोड़े, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, एक के बाद एक होती लाशों ने पुलिस को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये कोई मामूली झगड़ा नहीं, बल्कि ये एक सीरियल किलर का काम है। नवंबर 2006 से जनवरी 2007 के बीच तो मानो मरीन लाइन से लेकर चर्चगेट तक का पूरा इलाका एक शिकारगाह बन गया था। एक एक करके 7 और लाशें मिली। अब इसमें कोई शक नहीं था कि मुंबई की सड़कों पर एक सीरियल किलर आजाद घूम रहा है। और अब हत्याओं का एक पैटर्न भी साफ साफ दिखने लगा था। ज्यादातर कत्ल गुरुवार को होते थे। पीड़ितों को पहले शराब पिलाई जाती, फिर किसी भारी चीज से सिर कुचलकर मार दिया जाता। हर लाश कमर के नीचे से निर्वस्त्र मिलती थी। और सबसे अजीब बात, 2 लाशों के पास किंगफिशर बियर की खाली कैन मिली थी। और बस इन्हीं 2 बियर कैंस की वजह से मीडिया ने कातिल को एक नाम दे दिया, द बियर मैन। इस नाम ने 80 के दशक के स्टोन मैन किलर की यादें ताज़ा कर दी और पुलिस पर दबाव बढ़ता ही चला गया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। एक लाश के पास हाथ से लिखा एक नोट मिला, जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, वेलकम टू द क्लैन। इस एक नोट ने केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। क्या इसका मतलब कोई काला जादू था, या कातिल किसी खास ग्रुप को निशाना बना रहा था? तो इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस पर प्रेशर तो था ही, और फिर उनकी जांच एक शख्स तक जा पहुंची। पुलिस को एक पब्लिक टॉयलेट से खून से सनी एक ग्रे शर्ट मिली। जब स्निफर डॉग्स को बुलाया गया तो वो सीधे एक शख्स तक पहुंचे जिसका नाम था रविंद्र कांत्रोले। तो आखिर ये रविंद्र कांत्रोले था कौन? उसकी हिस्ट्री काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। वो दशरथ राणे गैंग का एक पुराना मेंबर था। उसने हाल ही में धर्म बदलकर अपना नाम अब्दुल रहीम रख लिया था, और उसने अंजलि नाम की एक पूर्व वेश्या से शादी की थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, गिरफ्तारी के वक्त वो पुलिस का ही एक खबरी था। अब देखिए, पुलिस के हिसाब से कांत्रोले के खिलाफ सबूत पक्के लग रहे थे। उसकी हैंडराइटिंग उस वेलकम टू द क्लैन वाले नोट से हूबहू मैच कर रही थी। पर कांत्रोले की कहानी कुछ और ही थी। उसका कहना था कि उसे फंसाया जा रहा है क्योंकि उसने धर्म बदला है, और वो तो खुद पुलिस के लिए काम कर रहा था। तो पुलिस ने उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाया, मतलब सच उगलवाने वाली दवा दी गई, और टेस्ट में कांत्रोले ने 15 हत्याएं करने की बात मान ली। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेंच था। उसने यौन उत्पीड़न के आरोपों से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसके धर्म में ये सब हराम है। ये बात कातिल के पैटर्न से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। और बस यहीं से पुलिस को जो केस इतना पक्का लग रहा था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। सोचने वाली बात है, अगर पुलिस ने असली कातिल को पकड़ ही लिया था तो शहर में सब ठीक हो जाना चाहिए था, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं। फरवरी 2007 में जब कांत्रोले जेल में बंद था, ठीक उसी तरीके से शहर में और हमले हुए। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो फिर असली कातिल कौन था? अब जब केस कोर्ट में पहुंचा तो पूरा खेल ही पलट गया। कांत्रोले के वकील सुशांत कुंजुरमन ने एक एक करके पुलिस के हर सबूत की धज्जियां उड़ा दी। खून से सनी शर्ट, नार्को टेस्ट, हैंडराइटिंग, हर सबूत को या तो परिस्थितिजन्य बता दिया गया या फिर कोर्ट ने उसे मानने से ही इनकार कर दिया। और फिर नतीजा वही हुआ जो होना था। सितंबर 2009 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी की वजह से रविंद्र कांत्रोले को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कांत्रोले तो आजाद हो गया, पर यह केस, ये एक ऐसी पहेली बन गया जो आज तक नहीं सुलझ पाई। अब यहां 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो वो एक बेगुनाह इंसान था जिसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई, या फिर वो एक शातिर कातिल था जो किस्मत से बच निकला।
रिहाई के बाद भी उस पर बियरमैन का जो ठप्पा लगा, उसकी वजह से उसे कभी कोई काम नहीं मिला। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात तो ये है कि कांत्रोले की रिहाई के बाद वो हत्याएं अचानक से रुक गईं। पर असली कातिल वो कभी पकड़ा नहीं गया। ये केस मुंबई के इतिहास में एक डरावना साया बनकर रह गया। तो ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, क्या कांत्रोले ही वो कातिल था जो कानून की पकड़ से फिसल गया, या फिर असली बियरमैन आज भी हमारे ही बीच कहीं एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है?